तो आइए मित्रों पढ़ते हैं संविधान। और संविधान में आज आपको पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, संविधान में क्या पढ़ाने वाले हैं हम? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात थोड़ा ये समझ जाइए आप कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है? राष्ट्रपति साहब को भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस अध्याय में रखा गया है, यह बातें हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संघ के संघ के कार्यपालिका को रखा गया है। अब बात यह है कि भाग 5 में इसको रखा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए कभी कि किस अध्याय में रखा गया है, तो भाग 5 के अध्याय 1 में। तीसरी बात आपको आती है कि किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। ध्यान देने की बात है, 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है, संघ की कार्यपालिका को रखा गया है मित्रों। अब ये बात आती है कि इस संघ कार्यपालिका में एक अध्यक्ष होता है। हमारे कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति होता है। हमारे कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। अब बात यह आती है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो बात करेंगे राष्ट्रपति साहब को अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। अनुच्छेद कितना? राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है 52 से लेकर के 61 तक को भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में 52 से लेकर 61 तक के अनुच्छेद में हमारे संविधान में आते हैं। एक बात ध्यान से, तो और बात समझने की बातें हैं, नोट में लिखिए। हमारे संविधान में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए अनोखा स्थान दिया है। हम एक ही साथ संसदीय राज्य व्यवस्था, इसको थोड़ा सा समझना होगा, हम एक ही साथ संसदीय राज्य व्यवस्था तथा राष्ट्रपति वाले गणराज्य में आ जाते हैं। भारत संसदीय लोकतांत्रिक
आपको, हमने कहा कि भारत संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय लोकतांत्रिक तथा गणराज्य है, दोनों बातें हो सकती है, या कह सकते हैं कि संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब बात आती है कि लोकतंत्र और गणराज्य क्या है, तो इसमें अगर हम लोग तथा लगा देंगे तो और बढ़िया, तथा गणराज्य है। अब बात आती है कि लोकतंत्र क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी कहा जाता है, और इसे हम रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपब्लिक। हम लोग इसे रिपब्लिक कहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है और रिपब्लिक क्या है, ध्यान देने की बात है कि डेमोक्रेसी वह होता है जहाँ पे शासना आदेश का काम करता है, या शासना अध्यक्ष का होता है। शासना आदेश क्या है, शासना अध्यक्ष। शासना जो अध्यक्ष है वो हमारा या कहीं पर भी अगर शासना अध्यक्ष है तो वहाँ का प्रधानमंत्री। शासन चलाने का काम कौन करता है, देश का कौन काम करता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। अगर रिपब्लिक की बात किया जाए तो रिपब्लिक में राष्ट्रपति होता है, जिसे कहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष। रिपब्लिक में राष्ट्र अध्यक्ष, अब राष्ट्र अध्यक्ष क्या है, तो राष्ट्र अध्यक्ष को हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति। ध्यान देने की योग्य। तो भारत क्या है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। भारत लोकतंत्र तथा गणराज्य दोनों है, और यहाँ पे दोनों का चुनाव होता है, बशर्ते लोकतंत्र अर्थात प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, संसदों के द्वारा होता है। लेकिन यहीं पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यहीं पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनका चुनाव, लेकिन चुनाव दोनों का होता है और अपने यहाँ दोनों को वोट पड़ता है, दोनों को जिताया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ऐसी व्यवस्था, हमारे विलक्षणता इस बात की है कि हम लोग गणराज्य तथा लोकतंत्र तथा गणराज्य दोनों में आ जाते हैं, लोकतंत्र तथा गणराज्य दोनों में आ जाते हैं। शासन को चलाने वाला प्रधानमंत्री अर्थात शासना अध्यक्ष होता है, और देश का अर्थात राष्ट्र का जो मालिक, राष्ट्र का अध्यक्ष है, और राष्ट्र का कह सकते हैं कि पूरे संघ का जो अध्यक्ष वो राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति की पद बहुत बड़ा है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए, राष्ट्रपति भैया किस में आता है, तो बात करेंगे अनुच्छेद। राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद रखा गया है, किस में रखा गया है, 52 से लेकर के 68 तक। अनुच्छेद किस में रखा, राष्ट्रपति को किस में रखा गया है, 52 से लेकर के 68 अर्थात हम लोग कह सकते हैं 61 तक हम लोगों ने इसको राष्ट्रपति साहब को रखा है। अब बात आती है कि 52 में क्या लिखा गया है, ध्यान देने की बात है। तो 52 में लिखा है कि अनुच्छेद, नोट करिए, लिखा जाए अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, लिखिए, अनुच्छेद या आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद गरिमावान, प्रतिष्ठित तथा सम्मान का है। ठीक, ये दोनों बातें आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है, अगली पॉइंट में देखिए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद कितना है, 53। अनुच्छेद 53 को देखा जाए तो लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका हम ऊपर बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की बात कही गई है, और संघ की कार्यपालिका के अनुसार, संघ के कार्यपालिका के अनुसार कौन, राष्ट्रपति कार्य करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक, तो हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति अध्यक्ष जरूर है, लेकिन इसकी जो सलाह है, इसकी जो बातें हैं, ये सब समझकर
जानकर ही राष्ट्रपति काम अगला करेंगे। तो अगला है अनुच्छेद 54। हम लोग अनुच्छेद 54 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब है इलेक्शन कराना। तो सबसे बड़ी बातें हैं कि इसका आर्टिकल या अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, लेकिन कैसे निर्वाचन होगा, ये बातें है ना। तो इसके निर्वाचन करने के लिए सबसे पहली बात है कि सबसे पहली बात है कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वो राष्ट्रपति को वोट किया जाएगा, या कह लिया जाए कि संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को वोट किया जाता है या राष्ट्रपति को चुना जाता है। चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। इस निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो निर्वाचन में भाग लेने वाले, पहली बात है कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य और दोनों सदन क्या है? तो ध्यान देने, संसद में 2 सदन है, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन, एक है प्रथम सदन, एक है द्वितीय सदन। तो प्रथम सदन की बात किया जाए तो लोकसभा, द्वितीय की बात किया जाए, सेकेंड की बात किया जाए तो राज्यसभा। तो इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेंगे, प्रधानमंत्री को क्या करेंगे? वोट करेंगे, पहली बात। लेकिन यहाँ पे 2 बातें आप बिल्कुल ध्यान देने की बातें हैं भैया, कि यहाँ पे 2 लोग मनोनीत होते हैं, यहाँ पर 2 लोग मनोनीत होते हैं और ये लोग वोट नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा में 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। यह लोग भी राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करते। रीजन इस बात का है कि राष्ट्रपति खुद इनको चुन लेते हैं और इन्हें भी। और ये 2 लोग कौन है? एंग्लो इंडिया किसे कहा जाता है? एंग्लो इंडिया वो व्यक्ति होते हैं जो अंग्रेज भारत में चले हैं, उनके बहुत सारे जो वर्ण यहाँ पे शादी वादी कर लिए तो वो लोग यहाँ पे रहने लगे थे। इन रहने के साथ उनके जो बच्चे रह गए थे उनको भी संसद में आवाज़ उठाने का आदेश दिया गया है, तो उनको भी क्या है कि वो उठा लेते हैं यहाँ से, उन्हें एंग्लो इंडिया कहता है। दूसरी बात, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। इसके पीछे एक ही है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को आएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में वो बहुत बड़े ज्ञाता होंगे, जैसे समाजशास्त्र हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में आ गया, खेल के क्षेत्र में आ गया, कला के क्षेत्र में आ गया, ठीक है, वैज्ञानिक के क्षेत्र में आ गया, एक्सेट्रा। यानी कि इन क्षेत्रों में आ जाएंगे। उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? मनोनीत कर लेते हैं। राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। एक बात और, इस राज्यसभा में लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? पढ़े लिखे लोग होते हैं। और पढ़े लिखे लोग होने के नाते इसे प्रथम सदन भी इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसे निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन
कहा जाता है। कभी देखिए, एक बार होता है कि ये प्रथम सदन है और द्वितीय सदन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे योग्यता के अनुसार पे देखा जाए तो ये निम्न अर्थात ये छोटी हो जाती है और यह बड़ी हो जाती है। और पहले प्रथम नंबर की बात किया जाएगा तो यहाँ पे बड़ा नंबर पहले पे ये आ जाएगा और सेकेंड पे आ जाएगा। योग्यता की बात क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग के होने की वजह से इसे उच्च सदन कहा गया है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न और क्या कहते हैं, निम्न और उच्च सदन और प्रथम और द्वितीय सदन। तो प्रथम सदन में लोकसभा और द्वितीय सदन में राज्यसभा। तो प्रथम सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री है। लोकतांत्रिक अर्थात जनता का शासन, अर्थात जनता का शासन चाहे वो पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसका शासन सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ पे प्रथम सदन कहा जाता है, राइट। और प्रथम सदन की वजह से यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और बाकायदे से क्या होता है कि यह शासनाध्यक्ष इसे कहा जाता है, जो हम लोग अभी पीछे बात किए हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें जान लिया जाए। दूसरी बातें हैं कि ये तो संसद के लोग राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। अगला है इसी चुनाव में और भी लोग भाग लेते हैं। तो और भाग कौन लेते हैं, तो राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल, राज्य के सभी विधानमंडलों द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। या कह सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। ये बात आप समझिएगा। लेकिन अब बात किया जाए यहाँ पे क्या है कि राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल ध्यान देने की, लेकिन कहीं कहीं पे देखेंगे कि राज्य के विधानमंडल में भी दो बातें आपको नजर आती है। पहला विधानमंडल, पहली बातें आती है, एक है आपको विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, विधान परिषद। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो ध्यान दें कि क्या है, राज्य में क्या है, विधानमंडल है और विधानमंडल में दो बातें, पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद के लोग वोट करते हैं या विधानसभा के लोग वोट करते हैं या विधान परिषद की वोट करते हैं, इसको थोड़ा समझना चाहिए। ध्यान देने की योग्य है डियर कि विधानसभा है, यही लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट में अपने नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि बगैर आप कॉपी पेन से अगर नहीं ले करके नहीं बैठेंगे तो आपको याद नहीं होगा, बढ़िया से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा सिद्धांत है। अगली बात है, तो विधान परिषद क्यों नहीं वोट करता है या विधान परिषद के लोग क्यों नहीं वोट करते हैं, इस बात को समझना आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक है। देखिए, विधान परिषद को इसलिए नहीं है कि भारत में सभी जगह पे विधान परिषदें नहीं है। वैसे तो भारत में केवल पहले 7 थे, लेकिन अब तो 6 हो गया है। तो जिसमें से विधान परिषद की जो है कुछ ही राज्यों में है। तो कुछ राज्यों में अगर देख लिया जाए तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश आपका है, बोले तो यूपी। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो बिहार, ठीक। अगर थर्ड नंबर पे देखा जाए, अगर देख लिया जाए तो आपका महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे अगर देख लिया जाए तो आंध्र प्रदेश, और 5 नंबर पे अगर देख लिया जाए, या यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो अगला देखिए, हम लोग यहाँ पे लेते हैं 5 नंबर पे अगर देख लिया जाए, 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे देखा जाए तो आपका है कर्नाटक, और 6 नंबर पे अगर देखा जाए तो आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना है। और अगर 7 पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, ठीक है, धारा 370 के तहत में, ठीक है। अब इसे
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं। तो बात आती है कि उत्तर की पूरे भारत में विधान परिषदों की संख्या किस किस राज्यों पे है, तो केवल 6 राज्यों पे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में है। और एक राज्य में पहले 7 था लेकिन अब नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, उसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। ये बात ध्यान दीजिए। तो भारत के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, तो संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के विधान सभा के लोग क्या करेंगे, इसमें निर्वाचित लोग वोट करेंगे या चुनाव में भाग लेंगे। विधान परिषद के लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हाँ, तब लेंगे कब, जब पूरे राज्य में विधान परिषदें लागू हो जाएगी, तब। ये सब कुछ होता है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट अनुच्छेद देखा जाए, अगला अनुच्छेद है आपका 55 यानी कि 55वां, जिसे कहते हैं 55। इस अनुच्छेद में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति लिखा गया है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या है, इस बात को थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। तो राष्ट्रपति की निर्वाचित रीति क्या है, यही रीति है समानुपातिक। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये बातें आपको ध्यान रखिएगा। तो जब बात आती है कि समानुपाती की बात आए, तो आर्टिकल 55। अगला अनुच्छेद 56। भैया अनुच्छेद 56 क्या कहता है, थोड़ा देखा जाए। तो इसमें लिख लिया जाए, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति, दूसरी बात पे राष्ट्रपति, इस सेकंड पे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक। तीसरी बात है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, यह बातें 56 की हो गई। अगली बातें 57 में देख लिया जाए। 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बातें कही गई तथा उसके पात्रता पे। नेक्स्ट पॉइंट 58, अनुच्छेद 58 में देखिए, इसमें कुछ बातें आपको समझना जरूरी है। ठीक, पहली बात देखा जाए, लिखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता होना चाहिए या उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब योग्यता किस पे डिपेंड करता है, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का चुनाव, राष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात उसकी योग्यता की बातें किया जाए तो 35 वर्ष
पार कर चुका हो या 35 वर्ष की जो उसकी उम्र है, उसकी उम्र क्या है 35 वर्ष। देखा जाए उसकी उम्र है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, यह उसकी है। ठीक है। दूसरी बात है वो भारत का नागरिक है। क्या है वो? भारत का नागरिक हो। वह पागल तथा दिवालिया न हो। पागल तो समझ में आता है, लेकिन दिवाली क्या होता है, दिवालिया क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है कोई व्यक्ति भारत के धन के साथ खिलवाड़ न के, अर्थात उसके पास बहुत सारा लोन न हो, बहुत सारे कर्जवंत न हो। यदि ऐसा व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो सबसे प्रथम वो अपने धन को लूट करके क्या करेगा? अपना कर्जा माफ़ करेगा, अपना कर्जा को भरेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इसीलिए पागल और दिवालिया न हो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या ऐसे प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में। अगला बात है वो लोकसभा तथा राज्यसभा का निर्वाचित होने की। अगली बातें हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगली बातें नेक्स्ट पॉइंट में, राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए। कितना? राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक। दूसरी बातें हैं राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कुल मिलाकर के राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से मिलाकर के 50-50 या कितना भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के उसके पास 100 लोगों का क्या है कि समर्थक होना चाहिए, जिसमें से 50 क्या अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है। अगर इतना प्रस्तावक है तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। लेकिन अभी अभी देखा जाए कि हमारे द्रौपदी जी क्या है कि अच्छी खासी उसकी राजनीति में पैठ है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव को जीत लिया है। हालांकि दो ही लोग साथ में चुनाव, दोनों का चेहरा नजर आया। ठीक है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में इन चीज़ों की आवश्यक है। ठीक है। यदि इतना है तो वह क्या कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद, राष्ट्रपति लिखिए, अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद वह किसी भी सदस्य नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट में लिखा जाए, पॉइंट आपने लिख लिया है प्रथम, और अब सेकेंड पॉइंट में लिखा जाए कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद पर न हो या कोई लाभ का पद पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक। तीसरी बात में लिखा जाए राष्ट्रपति बिना किराए के घर में रहेंगे, अर्थात उनसे किराया नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। टेलीफोन, पानी, बिजली वगैरह वगैरह सभी कुछ क्या है, फ्री रहेगा, क्योंकि ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं, अर्थात संघ के प्रधान हैं। अनुच्छेद 60 में आ जाइए। अनुच्छेद 60 में आ जाइए, लिखिए, आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनिवार्य है। ठीक है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद किसमें क्या, आर्टिकल 60 में क्या लिखा गया, शपथ ग्रहण। ठीक है ना, शपथ
यह शपथ ग्रहण की बात करता है कि शपथ, देखिए जब भी कोई चुनाव होता है या जब भी कोई पोस्ट मिलती है तो शपथ दिया, जैसे आप पुलिस के बारे में पढ़ रहे हैं या पुलिस की वैकेंसी की देख रहे हैं, जैसे ही आपको भी शपथ कराई जाएगी, ठीक है। आपको देश की कानून व देश की रक्षा के लिए वो सारी आपको क्या नाम है वह आपको शपथ दिलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार इन्हें भी शपथ दिलाई जाती है। और संविधान के अनुसार ईश्वर को मान करके या संविधान को मान करके या अपने जो भी भगवान को मान करके और जो अपनी कामना को रख करके, लेकिन ठीक है, आपको शपथ खानी पड़ती और संविधान के अनुसार ही सारा काम करेंगे। तो यहाँ शपथ की बातें आ जाती है। अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात करिए, इम्पीचमेंट की बात करिए। महाभियोग का मतलब महाभियोग, ध्यान दीजिएगा, महाभियोग से भारत के राष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसे लोकसभा तथा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरी बात है, महाभियोग के लिए 1/4 मेजोरिटी चाहिए। कितना है? 1/4 मेजोरिटी चाहिए। इस माध्यम से क्या है, 1/4, ठीक है, 1/4। इसे हम लोग परसेंटेज भी कह सकते हैं, लेकिन हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी परसेंटेज की बात नहीं कहा है। इसने कहा गया है कि 1/4 का 4 के समर्थक, 1/4 के समर्थक में महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को गिराया जा सकता है या उसके पद से गिराया जाता है। लेकिन अभी तक जो भारत का संविधान जब से बना, आज़ादी मिली है, तो भारत में कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है।